एहसान उस शहजादी का जिसे कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से जानते हैं, कि जब तक उनकी ताईद ना हो जाए कोई ख़तीब उनके बाप के मिंबर से न तो उनके बाबा का तज़किरा कर सकता है, न शौहर का ज़िक्र कर सकता है, न बच्चों का तज़किरा कर सकता है। वो ख़तीब मर के भी ज़िंदा रहता है जो अहले बैत के ज़िक्र को ज़िंदा रखने की कोशिश करता है। वरना हमने बहुत सारे ज़िंदा ख़तीबों की खिताबत को मरते हुए देखा जिन्होंने अपने नाम को चलाने के लिए मिंबर का इस्तेमाल किया। यकीन जाने मैं पहली बार आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपके हिंदी का जुमला इस्तेमाल करूँ, उल्लास को देख के, आपके जज्बे को देख के, आपकी इस मवद्दत और अक़ीदत को देखकर ऐसा महसूस होता है कि नहीं, थकन का जिक्र ना किया जाए, पढ़ा जाए आपके दरमियान। मुझे बताया गया कि 72 गाँव की ज़मींदारी में 52 गाँव की ज़मींदारी इस इलाक़े में, और इस इलाक़े में सारे के सारे माशाअल्लाह मौला के या चाहने वाले या मौला की औलाद। मुझे यकीन है कि मौला के चाहने वालों को भी नहीं बताना पड़ेगा कि आपके मौला का तज़किरा कर रहा हूँ, और औलाद को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि तुम्हारे बाप का नारा लगाने के लिए। यहाँ से एक मौजू पे आपके सामने गुफ्तगू को शुरू करते हैं। अच्छा, आजकल ज़माना भी जो है उसको जहन में रखिएगा, शियत और सियासत, ठीक है? एक एक लफ्ज़ बोलेगा, अगर आप यकीनी तौर पर नज़दीक से सुनेंगे, शियत और सियासत। अब दोनों को दुनियावी तरीक़ों से समझेंगे, दीनी तरीक़े से सुनेंगे, समझिएगा। और अगर आपने महसूस किया तो आप महसूस करेंगे कि मैं आपके सामने सियासत की पूरी हिस्ट्री खोल के बैठा हूं, और आपको ये भी लगेगा कि ये तो हमारे विधानसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो दोनों महसूस कर पाइएगा आप, शियत और सियासत। दुनियावी हिसाब से भी अगर देखें तो शिया वो जो बदलता नहीं, सियासत वो जो टिकती नहीं। अगर महसूस कर पाएं तो महसूस कीजिए, सियासत कभी एक जगह नहीं रहती, वो अल्टरनेट पे चलती है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए फेल होता है तो बी शुरू हो जाता है, बी फेल होता है तो सी शुरू हो जाता है। शियत का कोई प्लान नहीं रहता, वहां पहला भी अली है और आखिर भी अली है। हाय 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 हाय, अगर महसूस कर पाओ, महसूस कर पाओ, वहां तो जवाब ही नहीं बदलता। जिस बच्चे ने खुदा की कसम एक बार बोल दिया कि पंजतन 5 है, वो 6 कभी नहीं बोलेगा। हमारे यहाँ जवाब बदलते ही नहीं। हमसे कहा भी जाता है कि जवाब बदल लीजिए, हमारे खातिर बदल लीजिए, थोड़ा सा माहौल देख के बदल लीजिए, लोगों के लिए बदल लीजिए, पड़ोसियों के लिए बदल लीजिए। लेकिन हम कहते हैं भाई कैसे बदल दें? फिरोजा को अकीक नहीं कह सकते, फिरोजा को अकीक नहीं कह सकते। जो जो होता है उसे कहने की क्षमता जो रखे उसे ही तो मीसम कहते हैं। जो जो है उसे कहने की क्षमता जिसमें है उसे ही मीसम कहते हैं। वो ये ना सोचता हो कि कहाँ खड़ा है, वो ये ना सोचता हो कि कितनी भीड़ में खड़ा है, कितने लोगों में खड़ा है, अपने कितने पराए, कितने फलां कितने, वो देखता नहीं, वो तो सच बोलता है, उसे मालूम है, उसे मालूम है। अच्छा, फर्श अज़ा ने हमारे बच्चों को इतना आलिम तो बना दिया है, मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, फर्श अज़ा ने हमारे बच्चों को इतना आलिम तो बना दिया है कि तारीख के आप नाम पढ़ दीजिए, वो बता देंगे दुरूद कहाँ भेजना है, लानत कहाँ भेजनी है। सलामत रहे। समझते रहेगा रिजवान भाई, पूरी तवज्जो, बहुत अहम चीज है जो बयान करने जा रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। ये शिया कम्युनिटी जो है, शिया कम्युनिटी जो है, चूंकि मेरे मौजू का पहला लफ्ज है तो इसलिए व्याख्या भी कर दूं कि शिया कम्युनिटी की असल पहचान क्या है। जो जो होता है उसे बोलते हैं। हम रणनीति पे गुफ्तगू नहीं करते, रणनीति के लिए गुफ्तगू नहीं करते, हकायक की बुनियाद पर बात करते हैं, हकायक की बुनियाद पर बात करते हैं। कास्ट, कलर, क्रीड, कल्चर, चेहरा, रंगत, इलाका, जबान, इसकी वजह से हमारे डायलॉग चेंज नहीं होते। हम सबको मानते हैं। वो कहते हैं कि सारी दुनिया अपना कुटुंब है,
पूरी दुनिया अपना खानवादा है, पूरी कायनात की बस्तियां हमारी बस्ती है, तो हम भी उसमें बिलीव करते हैं। हम कभी कलर नहीं देखते, हम कभी कास्ट नहीं देखते, हम कभी मुल्क नहीं देखते, हम कभी तहजीब नहीं देखते। हम तो दिलों में छुपी हुई मोहब्बतें देखा करते हैं कि मोहब्बत अहले बैत के लिए है या मोहब्बत अहले बैत के लिए नहीं है। हम ये नहीं देखते अरब का कौन है, अजम का कौन है, अफगान का कौन है, अफ्रीका का कौन है, पड़ोस का कौन है, दूर का कौन है। हम तो दिल देखते हैं, दिल में बैठी हुई मोहब्बत देखते हैं। फिर जुमले दोहराऊं, मेरे साथ रहना। हम तो दिल देखते हैं, दिल में बैठी हुई मोहब्बत देखते हैं। अगर अफ्रीका का हो और मोहब्बत के साथ हो तो मानते हैं। मैं बिलाल की बात कर रहा हूं। अगर अफ्रीका का हो, अगर अफ्रीका का हो, मैं जॉन की बात कर रहा हूं। अगर अफ्रीका का हो, मैं फिजा की बात कर रहा हूं। अगर अफ्रीका का हो और चाहता हो तो मानते हैं। जुमले बदलूं फिर, अगर अफ्रीका का हो, अगर अफ्रीका का हो, चाहता हो तो मानते हैं। नाम क्या है? बिलाल नाम है। अगर अरब का हो, अरब का हो, चाहता हो, मानते हैं। चाहता हो, मानते हैं। नाम क्या है? अबूजर है, मानते हैं। अरब का है, मानते हैं। अगर ईरान का है, चाहता है, मानते हैं। नाम सलमान है। अगर अफगानिस्तान का है, अबू खालिद है, नाम है, मानते हैं। चूंकि चाहता है, दूर दराज का रहने वाला, चाहता है, मानते हैं। पड़ोस में अगर कोई है, नाम नहीं लूंगा, अगर नहीं चाहता नहीं मानता। सलामत चाहता है हम मानते हैं, नहीं चाहता हम नहीं मानते। हमें क्या लेना देना आसमान की बुलंदी से, हमें क्या लेना देना दरिया की गहराई से। हाँ, हमें बहुत लेना देना है, क्योंकि ये न बनते अगर अहले बैत की मोहब्बत ना हो। ये सारे हमारे लिए तोहफे हैं, सौगात हैं। अहले बैत के मोहब्बत की ये पूरी दुनिया सौगात है। तो हुजूर, शियत कभी नहीं बदलती, शियत के जवाब कभी नहीं बदलते, शियत के उसूल कभी नहीं बदलते। एक लफ्ज़ सियासी, सियासी हमेशा बदलती है, इसके उसूल भी हमेशा बदलते हैं, इसकी रणनीतियां भी हमेशा बदलती हैं। मगर माफ कीजिएगा, ये दुनिया की सियासत की रणनीतियां बदलती हैं, शियत की सियासत की रणनीतियां नहीं बदलती। मौजू यहां से शुरू हो। आपने बहुत दाद दिया, बहुत नारे लगाए, बहुत प्यार से मुझे अब तक सुना। आगे मुझे सुनिए, थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू, थोड़ी सी जिसे हम अपनी किताबत की जबान में कहें खुश गुफ्तगू, जिसमें सब दाद नहीं देते, वही दाद देते हैं जो बेदार होते हैं। बाहोश हर जगह दाद देते हैं, लेकिन बेदार वहां दाद देते हैं जहां उन्हें दवा मिल रही है, जहां उन्हें हल मिल रहा है। जाहिल और पढ़े लिखे में क्या फर्क है? जाहिल मुसीबतों का तस्करा करता है, पढ़ा लिखा उसका इलाज। जाहिल बीमारियों पे रोता है, पढ़ा लिखा उसकी दवा। तो हम फर्शी अज़ाब हैं, ये दवा की जगह है, यहाँ दवा मिलती है। ये हुसैन की बारगाह है, ये हुसैन की बारगाह, शक नहीं है ना, ये हुसैन की बारगाह है, शक नहीं है ना, ये हुसैन की बारगाह। गांव किसी का हो, जमीन किसी की, अंजुमन किसी का, इलाका किसी का, मगर बारगाह हुसैन की है ना यकीन? ये हुसैन की बारगाह है। तो सुनो कल्ब रुशैर, हमेशा ये जुमला मौला हुसैन की बारगाह में कहता है कि हुसैन वो जात है, खाक आए तो खाके शिफा बन जाए। जुमला सुनना, आखिरी जुमला जो बोलने वाला हूं, खाक आए तो खाके शिफा बन जाए, जानवर आए तो जुलजना बन जाए। खाक आए तो खाके शिफा बन जाए, जानवर आए तो जुलजना बन जाए, पत्थर आए तो दुर बन जाए, गुनहगार आए तो हुर बन जाए। हुसैन की बारगाह है ये, यहाँ पर इलाज डिस्कस होना चाहिए, यहाँ पर सोल्यूशन डिस्कस होना चाहिए। तो अब आते हैं शियत से सियासत पर। दुनिया की सियासत बदलती है, शियत की सियासत कभी नहीं बदलती। तैयार है वैसे माशाल्लाह से। प्रॉब्लम ये है, और ये अच्छी बात भी है, कि हमारे यहाँ सियासत पे सब बोलते हैं और सब सुनते हैं, और बड़ी अच्छी लगती है लोगों को सियासत की वार्ताएं, बातें, गुफ्तगू, और उनको तो और भी अच्छी लगती है जिनको नहीं आता, बड़ी दिलचस्पी लेते हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं आती सियासत।
ठीक है। और चूंकि ये जो दिन और ये जो घंटे चल रहे हैं, दुनिया के कोने पर ईरान रहबरे इनकलाब की बरसी मना रहा है, तो मैं उस संदर्भ में सारी चीजों को शियत और सियासत पे जोड़ने की कोशिश करूंगा। आप समझते रहिए, ठीक है, जो कि जरूरी है। अब नहीं बदले तो फिर कुछ नहीं बदलेगा, अब नहीं बदले तो कुछ नहीं बदलेगा। देखिए, सियासत में जनरली जो लोग दिलचस्पी लेते हैं उन्हें बाहर की खबर होती है, बाहर की, ये दुनिया की सियासत है। मगर शियत की सियासत क्या कहती है? अंदर की खबर रखो, तुम्हारे खुद की खबर रखो, खुद की क्या ताकत, फलाने के पास इतनी ताकत है, ये दुनिया की सियासत है। शियत की सियासत क्या है? तुम्हारे खुद के पास कितनी ताकत है, तुम खुद कहां हो, खुद में कितने मजबूत हो, तुम्हारा अपनी सोच क्या है। जनरली हिंदुस्तान की तहजीब में, मैं यहां हिंदुस्तान की तहजीब कह रहा हूं, ठीक है, मजहबों की बात नहीं। हिंदुस्तान की तहजीब में सियासत को अच्छे लोगों से अलग रखा जाता है। जाहिर सी बात है, किसी मुल्क में अगर 100 साल ये कोशिश की जाए कि अच्छे लोग सियासत में ना आए, तो फिर कौन लोग होंगे सियासत में? फिर किससे शिकवा करने जा रहे हैं आप? किससे शिकवा है? आप तो हर तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि सियासत में अच्छे लोग ना हो, तो फिर जब अच्छे नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? इसलिए शियत की सियासत कहती है कि सियासत में अच्छे लोग रहने चाहिए, अच्छे लोग। मैंने बहुत पहले 12-13 साल पहले एक मिसाल दी थी इकोनॉमी की, वो दे के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मौजू को आगे लेके चलूंगा। मुझे यकीन है कि मेरे पहले किसी एक दिन या मेरे बाद जो एक दिन प्रोग्राम चलने वाला है, शायद इस मौजू पे कोई नहीं पड़ेगा, तो आप निश्चिंत होकर मुझे सुने, ये मौजू दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, ठीक है। बटुआ तो समझते हैं ना आप? हाँ। तो गांव देहात में जो नोट लेके लोग आते हैं, तो जब बाजार जाते हैं तो क्या करते हैं? पुरानी नोट निकालते हैं, पुरानी सड़ी गली नोट निकाली जाती है और वो निकाल के दिया जाता है और बाजार से सामान खरीदा जाता है। यही होता है ना। और जो कड़ी नोट होती है उसे बचा के रखा जाता है अपने पास। है ना ये कॉन्सेप्ट? के नहीं है? नहीं है तो मुझे रोक दीजिएगा। है ना? कड़ी नोट अपने पास रखते हैं और सड़ी गली नोट क्या करते हैं? बाजार में डाल देते हैं, क्योंकि यकीन रहता है कि और कुछ दिन रख लिया तो ये किसी काम की नहीं रहेगी। तो अब क्या हो गया? आपके पास अच्छी नोट आ गई और बाजार में कौन सी नोट चली गई? सड़ी गली नोट। तो अब ये इकोनॉमिक मिसाल सियासत में आती है। सियासत में भी ऐसे ही सड़ी गली नोटें जरूरियात के तहत सियासत के बाजार में चली गई, और जो अच्छी नोटें थी उन्हें मजहब की दीवारों के इस तरफ छुपा के रख लिया गया। अच्छा देखिए, इस मौजू में मैं ही पढ़ रहा हूं, दूसरा पढ़ेगा तो फंस जाएगा, तो उसको समान समझ में नहीं आएगा कि दुरूद कहां भिजवानी और सलवात कहां पढ़वाना। समझ रहे? तो सुन लीजिए मुझसे। तो क्या होता है कि जब पूरी बाजार सड़ी गली नोटों से भर जाती है, तो फिर मजबूरी है कि नई और कड़ी नोट बाहर लाई जाए, वरना करेंसी का नाम बदनाम होता है। काश मैं आपको समझा पाऊं, महसूस कर पा रहे? सो इस सियासत में जो शियत की सियासत, अगर हम माजी करीब में एकदम रिसेंट पास्ट में देखें, तो एक बड़ा नाम है जिसने बड़ा छाप छोड़ा। क्या नाम है? आयतुल्लाह खुमैनी। ठीक है, समझिएगा, आयतुल्लाह खुमैनी। क्या शियों के दरमियान कुरान की तिलावत करके और कोई मौइज़ा कर रहे थे? क्या मजलिसों में मौजू सियासियात कर रखते थे? क्या कोई अलग से मामलात लेके आते थे? नहीं। पहले तो एक बात समझे, अगर शियत में सियासत के मौजूआत पर, फिर जुमले कह रहा हूं, अगर शियत में सियासत के मौजूआत पर मटीरियल ना होता तो खुमैनी दुनिया में कामयाब रहबर नहीं हो पाते। बहुत बड़ा जुमला मैं कह रहा हूं, बहुत बड़ा जुमला अगर महसूस कर पाओ। अगर शियत में सियासत पर गुफ्तगू ना होती तो फिर खुमैनी जामिया के रहबर नहीं हो पाते, तहजीब के रहबर नहीं हो पाते। खुमैनी मुल्क का रहबर नहीं है, खुमैनी आजादी की तहजीब का रहबर है। वो मेरे साथ रहना, बहुत सख्त मौजू है और बहुत अहम जुमले इस्तेमाल करने जा रहा हूं। जहां भी कोई आजाद जहन
जहां भी कोई आजाद जहन मुसीबतों के जेल से अक्लो खिरत के सुरंग के रास्ते बाहर आना चाहता है, उसकी तड़प में खुमैनी होता है, उसकी तड़प में खुमैनी होता है। क्यों? पढ़िए खुमैनी को, आयतुल्लाह खुमैनी को पढ़िए, क्या कह रहे हैं वो कहते हैं जवानों देखना, सेंटीमेंट देखना, और इससे वो लोग जो सियासत में हैं वो सीख सकेंगे कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना, और इससे आपको भी समझना चाहिए कि आपके इलाके की सियासत में आपका दखल कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं जवानों, मैंने तुम्हें ईरानी नहीं बनाया, तुम्हें खुदा ने इस जमीन पे खल्क किया। मुमकिन है कि तुम्हारे माँ बाप ने कच्चे मकान या पक्के मकान में तुम्हें पाला हो, ये उनकी इकोनॉमी है, उन्होंने दुनिया से कम कमाया, छोटे मकान थे, दुनिया से ज्यादा कमाया, बड़े मकान थे, मगर तुम्हें आगाह करता हूं कि जिस जमीन पे खुदा ने तुम्हें पैदा किया वो जमीन जवाहरात से भरी हुई है, वो जमीन आसमानी दौलतों से भरी हुई है, वो जमीन तेलों से भरी हुई है। यानी तुम पैदाइशी अमीर हो, पैदाइशी अमीर हो, मगर अगर सियासत के हाथ तुम्हारी जेब से तुम्हारी उस रकम को ले लेते हैं जो कल तुम्हारी जेब में आने वाली है, तो इस हाथ को मजबूत करने का काम तुम्हारी खामोशी कर रही है। अपनी जबान का इस्तेमाल कम से कम उस हाथ को कमजोर करने के लिए करो जो तुम्हारा फ्यूचर तबाह कर रही है। क्या हुआ? फिर उस जमीन पर पैदा हुए जितने सितारे थे सबने खुमैनी की गोद में पनाह लेना शुरू कर दिया। महसूस किया आप? तो उन्होंने किससे जोड़ा? जमीन से जोड़ा। किससे जोड़ा? जमीन से जोड़ा। याद रखिएगा, आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, ये हमारा मुल्क है, हमारा अजीज मुल्क है, हमारी जानें इस मुल्क पे कुर्बान, इस जमीन पे कुर्बान। कोई चारों तरफ से अगर इसे आंख उठा के देखेगा, हम जंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्यों? पार्टियों ने हमें ये जमीन नहीं दी है, खुदा ने हमें ये जमीन दी है, खुदा ने हमें ये जमीन दी है। इस जमीन की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे कांधों पर है कि हमें इस जमीन की हिफाजत करनी है। मुमकिन है कि जब कोई इंसान किसी कीमती चीज को बचाने के लिए जागता है तो उसके पहले बहुत सारे लोग जगे हुए होते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि उसका जागने में कोई शक है कि वो क्यों जागा है। भाई वो भी बचाने के लिए जागा है, जो पहले जागे वो भी बचाने के लिए जागे है। तो कुछ लोग हमसे पहले जागे हुए हैं, या हो सकता है हमसे ज्यादा शोर करने वाले हैं। शोर से नियतों का वजन नहीं तौला जाता। महसूस कर पा रहे हैं आप? तो आयतुल्लाह खुमैनी ने सबसे पहले क्या जगाया? आयतुल्लाह खुमैनी ने सबसे पहले जमीन वालों के अंदर जमीन की मोहब्बत जगाई कि इस जमीन पर किसी ने कब्जा किया है, वो कब्जा गलत है। अब वो कब्जा सियासत का हो या कब्जा बादशाहत का, इसे समझ लो कि जमीन को बचाना है तो कब्जे को हटाने की ताकत पैदा करनी होगी, कब्जे को हटाने की ताकत पैदा करनी होगी। और याद रखना कल्ब रिशहद का जुमला, सियासत में इंग्लिश का सर, इंग्लिश का सर SIR, सियासत में सर उसी को बोला जाता है जिसके साथ सर होते हैं। जिसके साथ सर नहीं होते उसे सर नहीं बोला जाता है, उसे सिंबॉलिक इज्जत दी जाती है। क्या दिया जाता है? सिंबॉलिक इज्जत। सिंबॉलिक इज्जत का मतलब आप समझ रहे हो ना? ये पढ़े लिखे जवान ये सब समझ रहे हैं। कभी कभी हम किसी से मिल लेते हैं, कोई मौलवी किसी सियासतमदार के पास गया, कोई खतीब किसी अपने MLA MP के पास गया, कोई शिया सामाजिक शख्स किसी रहबर के पास गया, अच्छी फोटो खींची गई, अच्छी फोटो डाल दी गई। ये सिंबॉलिक अटैचमेंट है, ये रियल अटैचमेंट नहीं है। ठीक है? सियासत के इन 2-3 चीजों को अगर आप समझ लेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ बिल्कुल सही कल्ब रिशहद ने समझाया है। ठीक है? बहुत गहरा मौजू है मगर मेरे साथ रहेगा। तो सिंबॉलिक से बचिए। 70 साल शियों के साथ क्या हुआ है? 70 साल शियों के साथ सिंबॉलिक दोस्ती हुई है। फोटो खिंचा दिया, शादी में आ गए, अपने यहां प्रोग्राम में बुला लिया, प्रोग्राम में शिरकत कर लिया। ये सिंबॉलिक है, पॉलिसी नहीं है। आपकी दोस्ती पॉलिसी के हिसाब से होनी चाहिए। हमारी जितनी आबादी उतना हमारा हक होना चाहिए। आपको पता है आपकी मुसीबत क्या है? हमारा हिंदू लीडर कहता है मुसलमान कम है और मुसलमान कहता है शिया कम है। अब आप कहां मारे जा रहे हो आप खुद देखो। तो ये इत्तेहाद का मरकज आपका मजबूत होना चाहिए। शियों में अगर कोई मौलवी 2 नजरियात पैदा कर रहा है तो वो कौम का भी दुश्मन है और हुसैन का भी दुश्मन है। ये सब एक-एक जुमले लिख लेना और एक-एक चीज को याद रखना। तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज क्या है? तादाद। तुम्हारी शियत में तादाद ही तो सिखाया जाता है, तादाद ही सिखाया जाता है। अली की विलायत भी तादाद में ही पेश की गई। 1.25 लाख का मजमा था। कितना?
सवा लाख कौन लोग थे? कौन लोग थे? 1.25 लाख हाजी, सिर्फ मुसलमान नहीं, हाजी थे 1.25 लाख। हाजी का क्या मतलब है? किसी भी समुदाय में, किसी भी कास्ट में और किसी भी मजहब में 80% लोग गरीब होते हैं, 20% लोग अमीर होते हैं। ठीक है, मेरी बात मानेंगे ना? हज कौन करता है, गरीब या अमीर? अमीर करता है। तो ये जो 1.25 लाख हैं ये अमीर मुसलमान हैं। फकीरों को तो वैसे भी अली समझ में नहीं आता। हाय हाय हाय, मैं अकल के फकीरों की बात कर रहा हूं। तो 80% हाजी, ये 80% पैसे वाले हैं, गरीब नहीं हैं। इनके सामने अनाउंस हो रहा है जिस जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला। तो भीड़ आपके यहां गदीर में और फिर भीड़ आपके यहां अरबईन में। इमाम हुसैन का 40वां देखिए, कितना मजमा। मैंने अभी पिछली मजलिस में जुमला कहा, भाई पूरी तवज्जो। मैं पिछले साल अरबईन में था, इंशाल्लाह मौला करे आप सब इंशाल्लाह अरबईन में जाएं ज़ियारत के लिए इंशाल्लाह। ठीक है, मैं अरबईन में था, मैंने देखा किसी ने कहा 3.5 करोड़ मजमा, किसी ने कहा 4.5 करोड़। एक अजीब बात शेयर करूं आपसे, पानी पिलाने वाले ज्यादा थे, पीने वाले कम थे। कसम खुदा की, बहुत बड़ा जुमला अगर महसूस कर सको है मेरे दोस्तों, जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है रिकॉर्ड करो और ये क्लिप जरूर बनाना। पानी पिलाने वाले ज्यादा थे, पीने वाले कम थे। खाना खिलाने वाले ज्यादा थे, खाने वाले कम थे। फैसिलिटी देने वाले ज्यादा थे, लेने वाले कम थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब 3.5 करोड़ फैसिलिटी लेने वाले हैं तो फिर देने वाले कितने हैं? मैंने सोचा शायद ईरान दे रहा होगा, ईरान ने कहा हमने नहीं दिया। हमने सोचा शायद इराक दे रहा होगा, इराक ने कहा हमारी आबादी 3.5 करोड़ की है, हम कैसे 3.5 करोड़ समझाएं? आलम तसव्वुर में एक आवाज आई, कल शायद मुल्कों को तो सोच रहे हो, मालिक को नहीं सोच रहे। ये इमाम है जो 40वें में आए हुए मजमे को संभाल के बताता है, हम तुम्हें यहां भी संभालेंगे, हम तुम्हें महशर में भी संभालेंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह, सलामत रहे। जल्दी जल्दी समेट रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा। तो देखिए, सियासत शियत की अगर सियासत है तो वो खुमैनी बनाती है, दुनिया की अगर सियासत है तो माविया बनाती है। तो हमारे यहां दुनिया की सियासत की जगह नहीं है, हमारे यहां शियत की सियासत की जगह, इंसानी सियासत की जगह, हुकूक इंसानी की सियासत की जगह। अब आप कहेंगे मौलाना ये तो बड़ी खराब चीज है, आप किसी खुतबे का हवाला भी मुझे दे सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भैया, ये जो हम मुसलमानों से गिला करते हैं कि भाई हमारे पहले नंबर को तो रसूल ने पहला नंबर करार दिया था, भाई हमने तो, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के शियों ने थोड़ी अली को नंबर 1 करार दिया है, उर्दू वालों ने थोड़ी करार दिया है। ये तो जो इस्लाम पहुंचाने वाले थे उन्होंने ही कहा कि जिस जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। तो अली को मौलाइयत की जगह से आप अगर हटाएंगे तो आप जुल्म किसके साथ कर रहे हैं? आप तो रसूल के साथ जुल्म कर रहे हैं ना। अच्छा, ये जवान बैठे हैं तो कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में एक बार इलेक्शन हो गया, एक कॉलेज का यूनियन का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। अब पता चला कोई साहब 3 दिन के बाद फिर खड़े हो गए कि नया इलेक्शन हो रहा है, हम लड़ रहे हैं और हम चुने जा रहे हैं। सारे स्टूडेंट हंसेंगे, भाई ये क्या पागलपन है, भाई इलेक्शन हो चुका है, पोस्टर छप चुका है, रिजल्ट आउट हो चुका है, अब यहां दूसरा कैसे आ सकता है? अजीब विडंबना है ना। इस्लाम के इतिहास में ऐसा हुआ, लोग खामोश रहे हैं। कितना बड़ा जुल्म था, कितना बड़ा जुल्म था। आप तो इस एहसास को महसूस भी नहीं कर सकते। कितना बड़ा एहसास था कि जनाब सैयदा अपने घर से निकल के असहाब के घरों में जाके दकुलबाब करके पूछा करती थी, तुम तो मौजूद थे ना जब मेरे बाबा ने मेरे शौहर की विलायत का ऐलान किया? तुम तो मौजूद थे ना, तुमने तो देखा था ना, तुमने तो अपने कानों से सुना था ना कि मेरा बाबा क्या कह रहा था। चूंकि आप सादात हैं, अगर मैं आपकी जद की इस अजमत और मुसीबत दोनों को बयान ना करूं तो मुझसे सवाल किया जाएगा, मनकुन तो मौला आज़ आलिम। ये ऐसे ही नहीं है, ये ऐसे ही नहीं है, बहुत बड़ी दास्तान है। पूरे साल इस पे सुनिए, जो आलिम आए उससे कहिए और सबको मदऊ कीजिए। हमारे यहाँ कोई फिरका वाराना बात नहीं है, जो भी आना चाहे फर्श हुसैन पर जो आ जाए वो हुसैनी होता है। ठीक है मेरे अजीजान, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें दुनिया की सियासत नहीं करनी, मगर शियत की एक सियासत है। और शियत की सियासत क्या सिखाती है और दुनिया की सियासत, 2-3 बातें हो जाएंगी और इंशाल्लाह रब्ते मसाइल। दुनिया की सियासत, दुनिया की सियासत लोगों को अपने ऑर्डर में चलाती है, अपने ऑर्डर में, यानी आप हमारे वफादार रहिए,
आप हमारे वफादार रहिए और हमारी, इंग्लिश में बोलूं, हमारी लॉबी में है तो हमारी लॉबी में रहिए, किसी और लॉबी में ना जाइए। शियत की सियासत इसे कबूल नहीं करती। शियत की सियासत ये कहती है कि हमारे यहाँ नंबर नहीं होते, हमारे यहाँ दर्जे होते हैं। हमारे यहाँ नंबर नहीं, हमारे यहाँ दर्जे होते हैं। कोई 8वें दर्जे का, कोई 9वें दर्जे का, कोई 10वें दर्जे का, हमारे यहाँ दर्जे दिए जाते हैं। अब खुसूसी बात, बहुत अहम बात, दुनिया की सियासत की एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूं। जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, जितने ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, इनका एक लाइन ऑफ एक्शन होता है, और वो क्या होता है? जरूरत बनी रहने दो। क्या रहता है? जरूरत बनी रहने दो, क्योंकि जरूरत खत्म हो जाएगी, तुम खत्म हो जाओगे। अब पता नहीं जस्टिफाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मैं नहीं जानता, मेरा काम बोलना है, मैं लफ्जों का खतीब है, खतीब हूं, समझ पाओ तो समझ लेना। जरूरत जब तक बनी रहेगी तुम बने रहोगे, इसलिए जरूरत को बना रहने दो, जरूरत को बना रहने दो। ये दुनिया की सियासत है। माँ ने बच्चे को सिखाया कि बेटा जब ठोकर लगे तो या अली कहना, क्योंकि तुम्हारे पुकारने में देर होगी, उनके आने में देर नहीं होगी। मैंने मजलिस पढ़ दी आपके दरमियान। ये शियत की सियासत क्या है कि जरूरतमंद की जरूरत को फौरन ही पूरा कर दो, और उसे बुला के ना पूरा करो, वहां तक जाके पूरा करो। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। दुनियावी सियासत में एक सबसे बड़ी चीज है जिसको कहते हैं षड्यंत्र। आप लोग तो माशाल्लाह इतनी हिंदी समझते हैं, हैं? 15 साल के बाद तो हिंदी में ही मजलिस शुरू हो जाएगी, यकीन जानिए आप, क्योंकि उर्दू तो दम तोड़ चुकी है, आईसीयू में है, कहीं पता नहीं कहाँ है, किस अस्पताल में, नहीं जानता। लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ, अपने बच्चों को हिंदी में लिखना सिखाइए, और अगर थोड़ा और आगे बढ़ना है तो संस्कृत याद करा दीजिए, क्योंकि अब जमाना आ गया है जब वहदत की बातों को आप संस्कृत में पेश करें ताकि पूरा हिंदुस्तान सुने, क्योंकि हिंदुस्तान खुदा को मानने वाला मुल्क है, मुनकिरों का मुल्क नहीं है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है तुम्हारे दरमियान, खुदा को मानने वाले जो मुल्क हैं दुनिया में, उसमें हमारा हिंदुस्तान है, मुनकिरीन का मुल्क नहीं है ये, समझ रहे हैं? हाँ, मुनकिरीन का मुल्क नहीं है। कंफ्यूज करने वाले तो हर मुल्क में होते हैं, लेकिन उससे यकीन का मकान थोड़ी छोटा हो जाता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। षड्यंत्र, किसी के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी, तो देखिए एक दुनियावी सियासत है जिसमें सामने कोई और चेहरा होता है और पीठ पीछे कोई और चेहरा होता है। ठीक है, मसलन मैं मिसाल दूं आपको, बहुत क्लियर मिसाल, आपको भी बात जहन में आ जाएगी। हैं? मौला अली को किसने मारा? किसने मारा मौला अली को? क्या नाम था? आजाद है आप, आराम से कहिए, क्या नाम था? इब्ने मुलजिम ने मारा। ये षड्यंत्र किसने किया? हाँ, समझ में आ गया आपको? जरूरत तो नहीं है, समझ में आ गया ना आपको? नाम जहन में आ गया आपको? षड्यंत्र किसका था? अच्छा, वो षड्यंत्र में क्या चाहता था कि काम तो वो करे मगर कातिलों में नाम उसका ना हो, तो उसने भाड़े का, किराए का एक किलर चुना। आप किस पे लानत भेजते हैं? मैं इसे पॉलिटिक्स में दिखा दूं आपको। हिंदुस्तान में कहीं कोई अटैक हुआ, इंटेलिजेंस ने बताया कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, मैं साफ कह रहा हूं, ऑनलाइन कह रहा हूं, ठीक है? तो इंडिया गवर्नमेंट क्या करती है? हादसा हुआ उससे लड़ाई करती है, या जो कॉन्स्पिरेसी करने वाला उससे कहती है कि ये शैतानियत अपनी बंद करो, हैं? उससे ही कहती है ना जो कॉन्स्पिरेसी करता है। भाई पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, ठीक है? जो कॉन्स्पिरेसी करता है उसी से तो बात होती है। आगे चले, इमाम हसन को किसने मारा? जोधा या जादा? कॉन्स्पिरेसी किसने की? ठीक है, लानत आप किस पे भेजते हैं और किस पे भेजना चाहिए? दोनों के साथ। जो मेन कॉन्स्पिरेटर है, जो मेन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उसे छोड़ना तो नहीं चाहिए ना? जो मेन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ठीक है, उसने जो किया वो सोचता था
नाम सिर्फ किलर का होगा, कत्ल करने वाले का होगा, मैं बच जाऊंगा। ये जमाना अली का था, ये जमाना हसन का था, मगर हुसैन ने पॉलिसी बदल दी। बस सियासत पे आखिरी जुमला अगर महसूस कर पाओ, तुम करबला के मानने वाले हो, तुमसे सियासत में कोई नहीं जीत सकता, मगर रहमान की सियासत होनी चाहिए, शैतान की सियासत नहीं होनी चाहिए। हुसैन ने पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी का नकाब उठा दिया। जो अब तक की सियासत चल रही थी उसे लोगों के सामने लाके खड़ा कर दिया। अब मुझे बताओ, अब हुसैन को मार कौन रहा है? हुसैन को कत्ल कौन कर रहा है? शिम्र। आप नाम किसका लेते हैं? क्यों? इसलिए कि मेन कॉन्स्पिरेसी उसकी है, फौज उसकी है, पैसा उसका है, बैत का सवाल उसका है, हुसैन को घेरना उसका काम है, करबला लाना उसका काम है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? जो शियत की सियासत होती है वो शैतानों का चेहरा हटा के खोल के दिखाती है कि अली किधर है और अली का दुश्मन किधर है। ये सियासत है, ये सियासत, ये शियत की सियासत है जिसने खुमैनी को इतना मजबूत किया कि शाह को उसके घर से बाहर निकलना भारी पड़ा। ये सियासत है। अली इब्न यकीन के दरवाजे पर देख लो, मुख्तार के साथ देख लो, खुमैनी के साथ देख लो, बहुत सारे लोगों के साथ देख लो, सियासत के साथ रहिए, सियासत के साथ। जब मैं ये कह रहा हूं सियासत के साथ रहिए तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सियासत के गुलाम बन जाइए। इसका मतलब ये है कि सियासत को अपने हाथ में रखो, सियासत के हाथ में न रहो। सियासत को अपनी ताकत बनाओ, सियासत की ताकत मत बनाओ। सियासत तुम्हारी तरह से चलनी चाहिए, तुम सियासत की तरह नहीं चलनी चाहिए। जब फोटो खिंचाने में इतनी एहतियात करते हो कि किसके साथ खिंचाएं और किसके साथ नहीं खिंचाएं, तो वो तो बेजान तस्वीर है, कोई भी बना डालेगा। ये जानदार इंसान है, इसे किसी के साथ खड़ा रहने के पहले 70 नस्लों को देखो कि तुम किसके साथ खड़े हो, आलिम के साथ खड़े हो या जालिम के साथ। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। बस मेरे अजीजान, बहुत ही सख्त मौजू मैंने इसलिए लिया कि इंशाल्लाह मजलिस मेरे भाई पता नहीं मेरे ख्याल से आ गए होंगे या नहीं है, मुझसे तो कहा था कि कहाँ है मौलाना कमर सुल्तान साहब कबला और जत इस्लाम वल मुस्लिमीन। अगर मेरी आवाज़ सुन तक जा रही है तो मेरी गुजारिश है कि इंशाल्लाह मजलिस में यहाँ तशरीफ़ लाएँ ताकि मैं बस मसाइब पढ़ के उतरूँ और इंशाल्लाह वो खिताब करेंगे। एक बार मिलजुल कर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। देखो, सियासत में मजबूत और कमजोर होने का फायदा और नुकसान मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप सियासत में मजबूत रहेंगे, अपने इलाके के लिए आप अच्छे रहेंगे, चूंकि शिया अपने इलाके के लिए अच्छा है, बाशिंदा है। अपने रईयत के लिए अच्छे रहेंगे, चूंकि शिया अपने हमसाए और अपने रईयत के लिए अच्छा बंदा होता है। अपने शहर के लिए अच्छे रहेंगे, अपने स्टेट के लिए अच्छे रहेंगे। पर आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? पॉलिटिकली आप लोग इतने कमजोर हैं, आप लोग टोपी को इस्लाम समझते हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम ये, आप लोग टोपी को इस्लाम समझते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं आपको सियासत, हिंदुस्तानी सियासत की एक दास्तान से चंद लफ्ज सुना के आपको समझाना चाहूंगा, एग्जाम्पल दूंगा रिसेंट केस का। कि एक स्टेट में एक नेता की दावत थी और उस स्टेट में उस नेता को आना उस स्टेट के मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं था, तो उस स्टेट के बड़े लीडर ने कह दिया कि हमने दावत कैंसिल कर दी। दावत कैंसिल कर दी और उन्होंने सारा वोट मुसलमानों का जीत लिया सिर्फ दावत कैंसिल करने में। सो सियासत आपको सिंबॉलिक ट्रीट करती है, मुझे इसकी तकलीफ नहीं है, आप सिंबॉलिक में खुश हैं। आपके पास कोई मौजू नहीं है, आपके पास मौजू क्या है? दरगाह बचाना है, ये आपका मौजू है। करबला बचानी है, ये आपका मौजू है। कब्रिस्तान बचाना है, ये आपका मौजू है। आपका मौजू अब ये हो गया है, यहाँ पे आप आ गए हैं। आपको अपना मरता हुआ शिया अस्पताल में बचाना है, आपको अपनी बिखरती हुई ऑर्गेनाइजेशन की ताकत आपको अदालत में बचानी है, आपको अपने जवान में जिसने आईपीएस कर लिया है या कोई अच्छा प्रोग्राम कर लिया है या अच्छी ताकतें हासिल कर ली है, उसको सही जॉब दिलवाना है, सही जगह उसे स्थापित करना है। ये आपके पास मौजूद नहीं है। कितने शहर में भूखे हैं आपको नहीं पता, कितनी परेशान हाल हैं आपके स्टेट में आपको नहीं पता, कितने शिया इस वक्त इल्म के लिए परेशान है आपको नहीं पता, कितने बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ आपको नहीं पता, कितने का एडमिशन होना चाहिए आपको बस अपने बच्चे का पता है। मेरा बच्चा 12वां पास हो गया, उसका एडमिशन होना है। मेरा भतीजा फलां जगह कामयाब हो गया, फलां जगह उसके लिए काम करना है। भतीजे, भांजे, मामू, चचा, तो भाई साहब इसी के लिए तो सारा हिंदुस्तान लड़ता है कि सियासत में इतना ही देखा जाता है। तो जब सियासत में इतना ही देखा जाता है और आप में भी इतना ही देखा जाता है, तो फिर फर्श अज़ा का फायदा क्या उसे? फर्श अज़ा तो आपके यहाँ वहबे कलबी को लाते हैं। वहबे कलबी का मजहब क्या था?
क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन थे, अभी अभी ताजे आ रहे हैं, हुर आ रहे हैं, अभी अभी ताजे आ रहे हैं। ये सारी क्वालिटीज को जो जमा किया करबला ने, तो आपको क्या दर्ज दिया करबला ने? क्वालिटीज को जमा करो, क्वालिटीज की जरूरत की बात। मैं नहीं कहता कि आप वक्त की बात ना करें, मैं नहीं कहता कि आप इमारतों की बात ना करें, मैं नहीं कहता कि आप कब्रिस्तानों की बात ना करें। अगर कब्जा है तो उसे छुड़वाइए, उसकी बात कीजिए, लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होनी चाहिए। यहाँ बात खत्म, देखिए 60 साल का तो मैं नहीं जानता, लेकिन 30 साल की खबर तो मैं सियासत की आपको दे सकता हूँ कि मुसलमानों के यहाँ वक्फ मिनिस्टर बन जाना, मुसलमानों के यहाँ हज मिनिस्टर बन जाना, मुसलमानों के यहाँ और कौन सा मुद्दा है, कौन कौन सी मंत्रालय हैं जो मुसलमानों को दिए जाते हैं? एक वक्फ हो गया, एक दूसरा क्या हो गया, हज हो गया, और तीसरा माइनॉरिटी हो गया, और चौथा कुछ है आपके पास? है कुछ चौथा आपके पास? नहीं। अब आप खुद पॉलिटिकल कलबेरुशैद के पॉलिटिकल जुमले को सुनिए। अगर वो हज का चेयरमैन आपको नहीं बनाएंगे तो रंजन प्रसाद को बनाएंगे क्या? उनकी तो मजबूरी है कि वो हज का चेयरमैन आप ही को बनाए, ठीक है, उनकी मजबूरी है। एक बार दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले, मेरी गुजारिश है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना कमर सुल्तान साहब क़िबला से को बिल्कुल तशरीफ लाएं एक बार, मेरे अजीज दोस्त, मेरे भाई। कोई बात भैया, भैया तशरीफ, भैया तशरीफ, भैया तशरीफ, या सलाम अलैकुम, बाइज़्ज़त शमास हैं भाई। बताइए करबला कमेटी में किसको रखेंगे? हैं, माफ कीजिएगा, मैं अचानक में ऐसे ही नाम ले रहा हूँ, किसी का नाम ना होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं किसी को कह रहा हूँ। भाई करबला कमेटी में सुरेंद्र यादव को रखेंगे? हैं, बताइए आप किसको रखेंगे? जो करबला कमेटी में मुसलमान होगा, सुन्नी शिया जो भी होगा। ईदगाह में किसको रखा जाएगा? सो आपके 3 डिपार्टमेंट हैं, 3, इस 3 में आप अगर लीडर बन गए तो आपको स्टेट का लीडर माना जाता है, स्टेट का लीडर। भाई ये मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ ओहदे पाने वाले बड़े नहीं होते, ओहदे देने वाले बड़े होते हैं। यहाँ फिल्म पर हीरो बनने वाले बड़े नहीं होते, उन्हें अपना डायलॉग बुलवा के हीरो बनाने वाले बड़े होते हैं। सो आप एक ऐसी कौम हैं जो आप जादू कर सकते हैं सियासत में। खुद आप कोई किरदार निभा पाएं ना निभा पाएं, लेकिन जो अच्छे किरदार निभाए जा रहे हैं उसमें सबसे अच्छा किरदार निभा सकते हैं। इसलिए कि तन्हाई में बोलने का जज्बा जो आपके यहाँ है वो कहीं नहीं है, अकेले जंग लड़ने की ताकत जो आपके अंदर है वो कहीं नहीं है। और बस आखिरी जुमला जो मजलिसों में कहा कर रहा हूँ, यकीन के बादशाह को हुसैन कहते हैं। चूँकि अज़ा खाने में मिंबर पे फर्श अज़ा पे बैठ के आप जो चीज़ गेन करते हैं, जो हासिल करते हैं, उसका नाम है यकीन। यकीन, यकीन के कमाल को समझें। यकीन के बादशाह को हुसैन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जहां हुसैन होता है वहां शक नहीं होता। शक ना अपने वजूद पे, न शक अपनी जात पे, न शक अपनी नीयत पे, न शक अपने प्रोग्राम पे, शक नहीं होता। यकीन के बादशाह को हुसैन कहते हैं। यहाँ जो आ जाए उसमें शक नहीं होता, वो तब तक नहीं आता जब तक शक होता है। जिस दिन यकीन के बादशाह पे वो यकीन करने लगे, वो इस बारगाह में आ जाता है। एक जुमला कहूँ, ये जो रात को मोहलत दी थी ना, मोहलत ली नहीं थी, दी थी। ये जो रात को मोहलत हुसैन ने दी थी वो इसलिए दी थी कि अगर हमारे दरमियान कोई शक का नुमाइंदा है तो चला जाए, और दुश्मन के दरमियान कोई यकीन का सिपाही है तो चला जाए। हुसैन ने यकीन को जमा किया था, और शियत की सियासत यकीन पैदा कराती है। आपके अंदर यकीन पैदा होता है। किस बात का यकीन? सिर्फ इस बात का यकीन कि दुनिया सबकी हो सकती है, मगर दुनिया का बनाने वाला आपका है। इस यकीन को बरकरार रखिए। और आखिरी जुमला और रब्त मसाइब के 2 जुमलों के साथ मैं नीचे उतर जाऊंगा। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, जितना बड़ा इंसानियत का दस्तरखान शियत का है, उतना बड़ा दस्तरखान किसी का नहीं है। फिर जुमला दोहराऊं, जितना बड़ा शियत का दस्तरखान इंसानियत के लिए हमारा है, उतना किसी का नहीं है। रमजान में आप दुआएं पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? परवरदिगारा मरीजों को शिफा अता कर। आप डिक्लेयर करते हैं हिंदू मरीज या सुन्नी मरीज या शिया मरीज या जैन मरीज या सरदार मरीज, डिक्लेयर करते हैं? नहीं ना। भूखों को खाना, मरीजों को शिफा, इसमें डिक्लेयर नहीं होता ना। किसकी बात कर रहे हैं? क्यों? इसलिए कि आपके यहाँ भूख देखी जाती है, भूखा नहीं देखा जाता। ये अली का दस्तरखान है, यहाँ हर भूखे को मिलता है। सो शिया से सियासत के इस सफ़र में मुझे यकीन है कि कुछ बातें जो मैं कहना चाह रहा था अपने सादे से मजमे को, जो इन 52 गाँवों से चलकर यहाँ एक जगह जमा हुआ है, याद रखिएगा। जब तक हिंदुस्तान में
ताज़ियाएँ बुलंद होकर चलेंगी, और जब तक उस ताज़िए के साथ साथ मौला का अलम आगे आगे चलेगा, और जब तक उस अलम को उठाने वाले दो हाथ, चाहे वो 6 साल के हों, चाहे वो 12 साल के, चाहे वो 18 साल के हों, चाहे 32 साल के, यकीन जानो ये अलम उठाने वाला हाथ, मैं हिंदुस्तान के रहनुमाओं से कहूँगा, कोई हिंदुस्तान का मजहबी लीडर ये जुमला नहीं कह सकता सिवाय शिया मौलवी के, कि जो कोई भी ताज़िए के आगे अब्बास का अलम उठाता है, उसका एक हाथ गाजी के अलम के लिए और दूसरा हाथ अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। ये कोई नहीं कह सकता। सब लोग इस बात को कहेंगे फलाना पहले या फलाना बाद में, हम कहते हैं हमारे गाजी के बाबा अली ने और उन अली के रसूल ने हमें ये बताया है कि वतन की मोहब्बत ईमान है, चलो करबला चलते हैं। एक ऐसा खतीब मेरे बाद गुफ्तगू करेंगे कि जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहता, और मैंने अपने भाई से वादा किया था कि मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटा, इन्होंने कहा 1 घंटा पड़ेगा, मैंने कहा 45 मिनट, उनका नहीं अच्छा ऐसा कीजिएगा 50 कर दीजिएगा, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं 55 1 घंटा करता हूँ। तो 1 घंटा पूरा हो चुका है और अब आपकी आंखें रोने के लिए बेचैन है। मैं आपके और आपके मौला के बीच में नहीं आऊँगा। गिरिए में बड़ा खुलूस होता है। ये मेरे मौला सैयद सज्जाद हमारे सजदों में इतना खुशू खुशू नहीं जितना हमारे गिरिए में है। मौला इसी गिरिए के सदक़े से हमारे खुलूस को मुकम्मल कर हमारी इबादतों के लिए। अजीब बात है ना, कोई सैयद सज्जाद से कहता है मौला कैसे रोएं, का आंसू का वो कतरा जो आँखों में रह जाए मोमिन का, जो आँखों से बाहर आए सालिहीन का, जो दाढ़ी के बाल तक आए अम्बिया का, जो सीने तक आए हम इमामों का। ए मेरे मौला जिसमें सदाए गिरिया बुलंद हो जाए, कहाँ मेरी दादी फातिमा ज़हरा का। इसलिए जब भी रोया करो बाबा से बुलंद रो, ये ना देखा करो तुम्हें कौन देख रहा है। भैया मौलाना कासमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ओखला में रहा करा, कांग्रेस के बिहार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उनसे किसी सुन्नी जवान ने सवाल किया, ये जो शिया चिल्ला के रोते हैं सीने पे हाथ मार के, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनका बेटा तूने कभी मैयत देखी है? उसने कहा हाँ देखी है। कहा मैयत मकान के अंदर भी देखी होगी और मकान के बाहर भी? उसने कहा जी मौलाना मैंने मैयत मकान के अंदर भी देखी और मकान के बाहर भी देखी। वो पलट के कहता है मौलाना क्या समझाना चाह रहे हैं? कहा बेटे जब तूने मैयत मकान के बाहर देखी तो क्या हाल है? कहा सब बड़े तमीज से रो रहे थे, लेकिन जब मकान के अंदर गई तो कोई सीने पे हाथ मार के कह रहा था हाय रे मेरा बेटा, हाय रे मेरा भैया, हाय रे मेरा बाबा। का ये सीने पे हाथ मार के चिल्ला के वही रोते हैं जिनका दुनिया से जाने वाला बड़ा नजदीक का अपना हो। जब भी किसी को भीड़ में सीने पे हाथ मार के चिल्ला के रोता हुआ देखो, समझ जाना इनका हुसैन का रिश्ता बड़ा नजदीक का है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। सैयद सज्जाद से मैं कोई शहादत नहीं पढ़ रहा, मैं बस बुनियादी तौर पर मसाइब और मुसीबत इमाम हुसैन की तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूँ। साहिल कहता मौला मैं गरीब हूँ। इमाम चारों से साहिल कहता मौला मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। मौला फरमाते हैं क्या तूने ये कहा कि तू गरीब है? जी मौला मैं गरीब हूँ। कहा तू जिस इलाके में रहता है वो मुसलमानों का इलाका है? कहा जी मौला मैं जहाँ रहता हूँ मुसलमानों का इलाका है। अच्छा तो तू मेरे एक सवाल का जवाब दे, खुदा ना करे अगर तेरी मौत हो जाए तो लोग तुझे दफन तो कर देंगे ना? वो कहता है मौला भला मुसलमान भी किसी मैयत को खाली छोड़ देता है। तो कहा फिर तू गरीब नहीं, गरीब तो मेरा बाबा हुसैन था। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयद शोधा के। 2 जुमले चूंकि मौला सैयद सज्जाद के हवाले से सारे जुमले पढ़ रहा हूँ इसलिए जुमला सुन लो। साहिल सवाल करता है मौला ये बता तेरे बाबा को करबला में सबसे ज्यादा किसने पुकारा? सैयद सज्जाद थोड़ी देर खामोश रहने के बाद फरमाते मेरे बाबा को सबसे ज्यादा मेरे भाई कासिम ने पुकारा। वो पलट के कहता है मौला वो कैसे? फरमाया कासिम करबला का इकलौता शहीद है जिसके पांव रकाब में फंस गए थे। अपनी माँ बहनों से माजरत के साथ ये जुमला जो बुजुर्गान बैठे हैं उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। साहिल कहता है मौला जरा बताए तो सही तेरे बाबा को कासिम ने सबसे ज्यादा कैसे पुकारा? फरमाने लगे जैसे जैसे घोड़ा बढ़ता था मेरे भाई के जबान पर एक ही नाम था, अपने मौला के सिलसिले से मौला मदद करिए, आका मदद करिए, सुल्तान जमाना मदद करिए, मेरे चचा मदद कीजिए, मेरे मौला मेरे इमाम मदद कीजिए। सिर्फ एक ही जुमला था। फरमाने लगे फिर कुछ यूं हुआ कि इधर के घोड़े उधर हो गए, उधर के घोड़े इधर हो गए। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह।
साहिल फिर सवाल करता है, कुछ अरसे के बाद साहिल सवाल करता है, मौला ये बता तेरे बाबा के लिए सख्त तरीन मंजिल कौन सी थी? आखिरी जुमला मुसीबत का, मजलिस तमाम है, आखिरी जुमला, ए मेरे मौला ये बता तेरे बाबा के लिए सख्त तरीन मंजिल कौन सी थी? फरमाने लगे अली असगर को हाथों में लेके खड़ा है। वो कहता था मौला मगर अब्बास के बाजू तेरे बाबा ने उठाए, अकबर के सीने से बर्छी का फल तेरे बाबा ने निकाला, फिर असगर को गोद में लेके खड़ा रहना बड़ी मंजिल कैसे हो गई? फरमाने लगे अब्बास के बाजू जरूर कटे मगर कटते नहीं देखा, अकबर के सीने पे बर्छी जरूर लगी मगर लगते नहीं देखा, इकलौता शहीद है अली असगर, तीर चलते भी देखा तीर लगते भी। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा। लो बड़ा अजीब जुमला फरमा रहे हैं सबसे सख्त मंजिल मेरे बाबा के लिए इसलिए थी कि करबला में जिस शहीद ने दम तोड़ा, सब ने हुसैन की तरफ देखा, सब ने हुसैन से निगाहों में खुदा हाफिज किया, मगर मेरे बाबा ने गर्दन मोड़ी क्योंकि मेरे बाबा के पास पिलाने के लिए पानी ना था। शरीयत का उसूल है जब कोई आखिरी हिचकी ले उसे 2 घूंट पानी जरूर देना चाहिए। मेरे भैया ने जैसे ही हिचकी लेना चाहिए मेरे बाबा ने गर्दन मोड़ना चाहा, मेरे भाई ने हाथों को बढ़ा के कहा बाबा मेरा सलाम ले ले। बाबा गर्दन न मोड़, बाबा से कहना मैंने हंस के तीर खाया, हाय हुसैन हाय अली असगर हाय। लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यंक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।